सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। दिशा कंपनी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। इसका जो पार्ट है वो पार्ट 5 के विषय में हम लोग देखेंगे। देखिए, आर्थिक नियोजन की बात चल रही थी। इसमें अपनी पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। आज हम लोग देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के विषय में। 1 अप्रैल 1961 से इसका प्रारंभ होता है और 31 मार्च 1966 में इसका समापन हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु ये बताया गया है इस पंचवर्षीय योजना की कि कृषि क्षेत्र पर बल देना। आपको ध्यान रखना है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि को दी गई थी। उसके बाद में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी अगर देखा जाए गौण रूप से कृषि को ही मान्यता दी गई थी। उसके बाद में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें भी कृषि क्षेत्र पर ही बल दिया गया है। और अगली जो इसकी विशेषता ये बताई गई है कि अवसर की असमानता को अधिकाधिक बढ़ाना, अर्थात सामान्य रूप से जो अपॉर्चुनिटी है या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो विकल्प का अर्थ कह सकते हैं कि एक अर्थशास्त्र है उसकी बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी, जिससे लोग अपना आर्थिक विकास तीव्रता से कर सकें। तीसरा बिंदु भैया इसमें यह बताया गया था कि आय की असमानता को कम करना, अर्थात जो संपन्न वर्ग के लोग थे वो अन्य कह सकते हैं कि और संपन्न होते जा रहे थे और जो निर्धन वर्ग के लोग थे वो और निर्धनता की ओर बढ़ रहे थे। तो इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि इस खाई को कम करना या इनमें कह सकते हैं कि कुछ कमी लाना। उसके बाद में अगला इसमें यह बताया गया कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि गरीबी और भुखमरी का तो शिकार देश था ही था, इसके साथ साथ यहाँ पर बेरोजगारी भी तीव्रता से बढ़ रही थी। तो इस समय प्रमुख बिंदु ये डाला गया कि रोजगार के अवसरों में तीव्रता से वृद्धि की जाए। अगला इसमें बिंदु ये बताया गया है कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थात जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी जीडीपी में, उसकी राष्ट्रीय आय में तीव्रता से वृद्धि की जाए। और अब हम देखेंगे जैसे कुछ इसमें जो बातें बताई गई थी कि कृषि तथा उद्योगों पर भी बल दिया जाए, अर्थात ये पंचवर्षीय योजना एक तुगलकी फरमान थी। इसमें योजनाएं बहुत अच्छी बनाई गई थी, परंतु कुछ ऐसे कारण रहे जिस कारण यह पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इसमें भैया जो लक्ष्य बताया गया था वो 5.6% का बताया गया था और प्राप्त कितना हुआ था? प्राप्त हुआ था 2.5% ही, अर्थात ये पंचवर्षीय योजना एक घाटे की पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं कि साबित हुई थी। इसका सबसे प्रमुख कारण इसमें यह बताया गया था कि सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1962 में क्या होता है, अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध हो जाता है और हमारी जो सेना होती है पूर्णतः इस युद्ध में लिप्त हो जाती है। सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है, आर्थिक गतिहीनता देश में आ जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर हमारे सैनिक जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो जो ये भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ था इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत घाटा पहुंचा था, क्योंकि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी कि भारत चीन युद्ध हो सकता है। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो नेहरू जी और जो चाउ एन लाई थे उनके मध्य में समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, अर्थात हमारी सेना को यह आभास ही नहीं हुआ था कि जो चीनी सैनिक हैं वो कह सकते हैं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर देंगे और ये एक कह सकते हैं एकाएक इनका आक्रमण होता है और हमारी सेना इस आक्रमण के प्रति तैयार नहीं होती है। हमें बहुत घाटा उठाना पड़ता है, हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा घाटेदार साबित होता है। आपको ध्यान रखना है। और इस समय क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। इस समय आपातकाल लगा दिया जाता है, अर्थात देश में आर्थिक गतिहीनता की स्थिति आ जाती है। उसके बाद में होता क्या है कि सामान्य रूप से इस हार से नेहरू जी बहुत बदहवास हो गए थे या उनकी जो स्थिति थी बहुत खराब हो गई थी। वो एक बहुत कह सकते हैं कि मनन उनका बढ़ गया था, उनका चिंतन बढ़ गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारा देश आर्थिक गतिहीनता की ओर बढ़ रहा है। और इसी दशा के फलस्वरूप होता क्या है भैया कि 27 मई 1964 को, ध्यान रखना है आपको, 27 मई 1964 को जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे नेहरू जी, इनका निधन हो जाता है और संपूर्ण जो देश है वो एक शोक में डूब जाता है। अर्थात जैसे ही इनका निधन होता है तो हम एक भावी प्रधानमंत्री को खो देते हैं। उसके बाद कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जी यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं और उसके उपरांत जो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। तो जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बनते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर देश में ये कह सकते हैं कि अकाल पड़ जाता है। आपको ध्यान रखना है, 1965 की अगर बात की जाए तो देश में अकाल पड़ जाता है और इस अकाल से निपटने के लिए होता क्या है कि
जो हमारे शास्त्री जी होते हैं वो बहुत बड़े खाद्यान्न की जो मांग करते हैं अमेरिका से करते हैं, और अमेरिका करता है क्या है कि हमारी इस मांग को ठुकरा देता है। और इसी समय भैया एक और महासंकट हमारे देश पर आ जाता है, ये कह सकते हैं कि भारत पाक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भारत पाक युद्ध ये कब हुआ था? ये 1965 में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। तो हमारी जितनी भी सेना थी वो भारत पाक युद्ध में संलग्न हो जाती है, और अकाल भी पड़ा हुआ है, भारत पाक युद्ध भी हो रहा, अर्थात हम हर प्रकार से विपत्तियों से घिर जाते हैं। और इसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी अमेरिका से मांग करते हैं कि हमें अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाए जिससे हम अपनी भुखमरी की समस्या को दूर कर सके। तो इस समय जो अमेरिका होता है वो पूर्णतः मना कर देता है, या हमें खाद्यान्न जो कह सकते हैं कि खाद्यान्नों की जो पूर्ति होता है वो नहीं करता है। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी एक किसान के रूप में अपनी भूमिका प्रदर्शित करते हैं और खेत में वो हल चलाते हैं। इसी समय वो नारा देते हैं कि जो बॉर्डर है वहां पर हमारा जवान काम कर रहा है और खेत में हमारा किसान काम करेगा। तो इसी समय नारा दिया जाता है कि जय जवान जय किसान। ध्यान रखना है आपको, जय जवान जय किसान। हाँ, लगभग 2000 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी जी इस नारे में कुछ संशोधन कर देते हैं और वो कहते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नारा है। अटल जी क्या जोड़ देते हैं इसमें? जय विज्ञान जोड़ देते हैं। उसके बाद में लगभग 2018 के आसपास नरेंद्र मोदी जी इसमें संशोधन कर देते हैं और अब ये नारा बन जाता है जय अनुसंधान। ध्यान रखेंगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये एक व्यापक नारा बन जाता है। वर्तमान समय में ये नारा कह सकते हैं कि इसे आगे बढ़ाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की विपत्तियां हमें घेर लेती हैं, परंतु हम एक एकता का परिचय देते हैं और इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी अखंडता का परिचय देते हैं। और भारत पाक युद्ध जो होता है इसमें हम विजयी हो जाते हैं, परंतु विजयी होने के बावजूद भी हमें बहुत बड़ा घाटा होता है। इस कारण हम आर्थिक गतिहीनता का शिकार बन जाते हैं। और इसी समय क्या होता है भैया कि 1965 के आसपास ही उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता होता है जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। हाँ, ताशकंद समझौता होता है और इस समझौते में क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में ही मृत पाए जाते हैं। ये रहस्यमय मृत कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु मानी जाती है, जिसकी गुत्थी आज भी सुलझ नहीं पाई। तो इस प्रकार से एक भावी प्रधानमंत्री हम पुनः खो देते हैं। तो इस समय होता क्या है कि दो बड़े बड़े प्रधानमंत्री हम लोगों को छोड़ करके चले जाते हैं और आर्थिक गतिहीनता हमें चारों ओर से घेर लेती है। यही कारण था कि यह पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो विपत्तियां थी वो हमें यहाँ पर घेरे हुए थी। ये कह सकते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई। देखिए, आपको ध्यान रखना है, किसी लड़के ने कमेंट किया था कि हैरर डोमर मॉडल के विषय में, तो आपको ध्यान रखना है हैरर डोमर मॉडल जो है ये आर्थिक विकास का मॉडल है और इसमें अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से डोमर मॉडल आ जाता है। डोमर मॉडल की अगर बात करें तो उन्होंने निवेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ध्यान रखेंगे, जो डोमर थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने निवेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। डोमर ने निवेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उनका यह मानना था कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन इसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसमें करते क्या है कि जो आनुपातिक पूंजी है, जो आनुपातिक पूंजी और माफ कीजिए जो आनुपातिक आय है और आनुपातिक पूंजी, इसकी समानता प्रकट की जाती है। ये डोमर का मॉडल है। इसी में आता है हैरड का मॉडल। हैरड की मॉडल की अगर बात की जाए तो सामान्यतः इन्होंने त्वरक सिद्धांत, त्वरक व गुणक सिद्धांत, इसको समन्वित करते हुए पूर्ण रोजगार की बात यहां पर इन्होंने प्रदर्शित की थी। अर्थात त्वरक व गुणक सिद्धांत को समर्पित करते हुए इन्होंने पूर्ण रोजगार सिद्धांत की बात प्रस्तुत की थी। और इनकी जो दोनों की कह सकते हैं विचारधारा थी वो एक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की थी या समृद्धि की बात ये दोनों प्रदर्शित कर रहे थे। यही कारण है कि हैरड डोमर दोनों मॉडलों को एक साथ कह सकते हैं कि सम्मिलित कर दिया जाता है, संबोधित कर दिया जाता है। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में इसने उत्पादन कह सकते हैं कि जो उत्पादकता थी उसमें कोई विशेष योगदान नहीं दिया था, क्योंकि जो डोमर थे उनका यह मानना था कि अर्थव्यवस्था तभी विकास की ओर बढ़ेगी जब पर्याप्त निवेश होना चाहिए। तो हमारा देश तो पहले से ही गरीब है, तो निवेश कहां से हो जाएगा। दूसरा बिंदु इसमें
इसमें यह बताया गया था कि पूर्ण रोजगार, तो जब गरीब है तो पूर्ण रोजगार कहाँ से मिलेगा? अगर पूर्ण रोजगार हो जाएगा तो वो विकसित देश हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु भैया आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मॉडल दिए गए हैं ये आपके वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। वनडे एग्जाम में 6 या 7 प्रश्न अर्थव्यवस्था के आते हैं, उसमें 3 या 4 प्रश्न होंगे अर्थव्यवस्था के करंट अफेयर के। ये जो प्रश्न है आपके, अगर आपने टीजीटी में डाला है या पीजीटी में डाला है, अगर आपने जीआईसी प्रवक्ता में डाला है या नेट जेआरएफ में डाला है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में 3 प्रश्न अर्थव्यवस्था के करंट अफेयर के आएंगे, 3 प्रश्न परंपरागत से आएंगे, उसमें इतना विस्तृत वो एमए या फिर टीजीटी पीजीटी नेट का वो नहीं पूछते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वनडे एग्जाम में सामान्य अर्थव्यवस्था का परिचय आता है। तो ये तो भैया हो गई आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है, पुनः गुलजारी लाल नंदा जी को कुछ समय के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कह सकते हैं कि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होता है और इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो जाती है। परंतु जैसे ही इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं, वो करती क्या है कि आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक वार्षिक योजना प्रस्तुत करती हैं। क्योंकि कारण क्या था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारा बजट था या औसतन जो पूंजी थी वो कह सकते हैं कि अधिक से अधिक वो खर्च हो चुकी थी। इस कारण यहाँ पर अब पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करना असंभव था। इसमें आपको ध्यान रखना है, अब क्या शुरू होता है, एक वार्षिक योजनाएं शुरू होती हैं। ये भैया आप लोग अवश्य लिख लेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दर्शाए गए हैं। इधर भी कुछ कारण बताए गए हैं जिस कारण ये पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। अब हम लोग देखेंगे एक वार्षिक योजना के विषय में। एक वार्षिक योजना को बनाने का सबसे प्रमुख कारण यह था कि जो विकास होगा वो हम टुकड़ों में करेंगे। इंदिरा गांधी की यह महत्वपूर्ण विशेषता इसमें मानी गई थी और उन्होंने अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित की थी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वार्षिक योजना। जी, वार्षिक योजना, इसकी जो समयावधि मानी गई है वो 1966 से 1967 के आसपास मानी गई। उसके बाद फिर से इसे बढ़ा दिया गया, 67 से 68 कर दिया गया। उसके बाद में फिर से इसे बढ़ा करके 68 से 69 कर दिया गया है। ये एक वर्ष की योजनाएं प्रस्तुत की गई थी। अब हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इसमें बताए गए हैं। इसमें यह बताया गया था, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि आगामी 2 वर्षों के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करना। कार्य योजना प्रस्तुत करना, आगामी 2 वर्षों के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करना। विकास क्रमिक रूप से प्रारंभ करना, क्रमिक रूप से प्रारंभ करना। क्रमिक का मतलब है भैया यहाँ पर कि क्रमबद्ध रूप से टुकड़ों में विकास प्रारंभ किया जाएगा और उसी प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा जब तक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि उन्नति की ओर ना बढ़ जाए। आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, यहाँ पर एक और महान क्रांति घटित होती है 1966-67 के आसपास भारत में हरित क्रांति का आगमन होता है। हरित क्रांति से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। हरित क्रांति का आगमन हो जाता है। हाँ, हरित क्रांति से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति ये शब्द किसने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है ये शब्द भैया किसने दिया है, ये शब्द दिया है विलियम गॉर्ड ने। हाँ, ये शब्द दिया है विलियम गॉर्ड ने। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है जो हरित क्रांति के जनक की अगर बात की जाए तो सामान्यतः इसमें हरित क्रांति के, हाँ माफ कीजिए, एमएस स्वामीनाथन भारत में जनक हैं। भारतीय जनक है एमएस स्वामीनाथन, ये भारत में जनक माने जाते हैं। और जी, ये भारत में इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है एमएस स्वामीनाथन ने। और सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि आखिर कौन सी फसल इसमें जिसने सबसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त की है। तो आपको ध्यान रखना है, फसल की अगर बात की जाए तो वो है गेहूं। उसके बाद में इसमें धान आ जाता है। फिर प्रश्न पूछा था कि कौन सा यूपी का राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित था। तो आपको ध्यान रखना है इसमें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में पंजाब। उसके बाद में कुछ क्षेत्र इसमें आता है हरियाणा का। हरियाणा भी इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित माना जाता है।
हरियाणा में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा औसतन रूप से इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया था। और ध्यान रखना है इसी समय क्या होता है कि भैया गेहूं में एक रोग आ जाता है, उसका नाम था गेहूं का मामा, जिसे कहा गया है फ्लेरिस माइनर। हाँ, फ्लेरिस माइनर, ये एक रोग आता है जिसे कहते हैं गेहूं का मामा। ये अमेरिका से ही आता है, गेहूं का मामा जी, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया भारतीय जनक। एक और, हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है। विश्व में जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के, वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। एक प्रश्न आपको अवश्य ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न यही पूछा गया है कि नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अधिकतर हम करते हैं कि उसमें कृषि लगा देते हैं। जैसे 18 पीसी से पूछा गया था कि नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उसमें पहले ऑप्शन में उन्होंने कृषि को रख दिया था। तो भैया कृषि में नोबेल नहीं दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शांति का नोबेल नहीं मिला था नॉर्मन ई बोरलॉग को। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एक और प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसे 3 बार शांति का नोबेल मिला है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है, 3 बार शांति का नोबेल मिला है रेड क्रॉस सोसाइटी को। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हुआ भैया वार्षिक योजना के विषय में। इसमें वार्षिक योजना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई। आगे हम लोग देखेंगे जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, वह जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। आज के लिए इतना ही। और अगर भैया ये आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा अगले वीडियो के प्रति। और अपने जो आपके मित्रों का स्टडी ग्रुप है उसमें इसे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।